जय श्री कृष्णा मित्रों, आप सुन रहे हैं सोलमेट भाग 18। त्रिपाठी ने जैसे तैसे सिम्मी को खाना खिलाया और निमृत के पास सोने के लिए बोलकर वह अबीर के साथ दूसरे कमरे में आ बैठे। निमृत अभी सो रही थी। बीच में उसकी नींद खुली थी पर फिर से गहरी नींद में चली गई। अबीर एकदम खामोशी से खिड़की पर खड़ा बाहर खुले आसमान को देख रहा था। इस एक दिन में उसकी जिंदगी इस तरीके से बदल जाएगी उसने सोचा नहीं था। हालांकि इस बदलाव की शुरुआत तो उसी दिन से हो गई थी जिस दिन उसका एक्सीडेंट हुआ था और रेखा ने इस दुनिया से विदा ली। तब से ही त्रिपाठी जी के दिमाग में यह बात चढ़ गई थी कि उन्हें अबीर की शादी करनी है, वह भी जल्द से जल्द। अबीर ने इस बात को टालने की बहुत कोशिश की, पर आखिर में किस्मत ने अपना खेल खेल दिया था और उसका रिश्ता जुड़ चुका था। वह भी एक ऐसी लड़की से जिसे जानना पहचानना तो दूर, आज से पहले उसने देखा तक नहीं था, और देख भी लेता तो क्या फर्क पड़ता था। वह अभी मानसिक रूप से तैयार नहीं था, न ही इस तरीके के किसी भी रिश्ते के लिए, न ही किसी को अपनी जीवन में शामिल करने के। आगे उनका रिश्ता कैसे होगा, निमृत का व्यवहार उसके प्रति कैसा होगा, ये तो बहुत दूर की बात है। पर अभी खुद ही मानसिक रूप से तैयार नहीं था। परिस्थितियों इस तरीके की बनी कि वह त्रिपाठी को इनकार नहीं कर सका। इतने सारे लोगों के बीच वह अपने पिता को मना करके उनका अपमान नहीं कर सकता था, और न ही निमृत को और सिम्मी को चैत के भरोसे छोड़ सकता था, क्योंकि चैत की आंखों में अलग ही देखा था उसने, और वह समझ गया था कि निमृत और सिम्मी चैत के साथ बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। उस समय उसे जो सही लगा वह उसने कर दिया, पर इस रिश्ते को वह स्वीकार नहीं कर पा रहा था। आगे कैसे निभाएगा उसे समझ नहीं आ रहा था, जबकि उसका दिन अभी इस बात को मानने के लिए ही तैयार नहीं था कि अब तो उसकी पत्नी है। अबीर बेटा, क्या सोच रहे हो? तभी त्रिपाठी ने उसके कंधे पर हाथ रखा तो अबीर ने पलट कर देखा। उसकी सुर्ख भरी हुई आंखों देख त्रिपाठी जी को भी एक पल को तकलीफ हुई और उन्होंने उसके चेहरे से हाथ लगाया। क्या हुआ, यह आंखें इतनी लाल क्यों हो रही है और तुम रो रहे हो? त्रिपाठी बोले तो अबीर ने गर्दन झुका ली। जब किस्मत अपना खेल खेलती है ना पापा, तो इंसान अपनी मर्जी से हंसना तो दूर है, रो भी नहीं पाता। मानता नहीं था ये सब, पर उस ईश्वर ने सब मनवा दिया, और अब वही मेरे साथ हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि चारों तरफ से जकड़ लिया गया है मुझे, जहां पर मैं अपनी इच्छा से ना ही हंस सकता हूं, ना ही बोल सकता हूं, ना ही हाथ पैर हिला सकता हूं, यहां तक कि सांस भी अब नहीं ले पाऊंगा खुद की मर्जी से। अबीर भावुक हो गया। ये तुम्हारे मन का भ्रम है बेटा। विवाह कोई बेड़ी नहीं होता, यह कोई ऐसा बंधन नहीं होता जहां इंसान को जकड़ लिया जाए और वह अपनी मर्जी का ना कर पाए। ये तो खूबसूरत बंधन होता है, जहां दो लोग एक दूसरे की खुशियों का ध्यान रखते हुए एक दूसरे के साथ और सहयोग से आगे बढ़ते हैं। जिसे आज पहली बार देखा है, उससे क्या ही उम्मीद करूंगा कि वह मुझे समझेगी और मेरा साथ देगी, मेरा सहयोग करेगी मुझे आगे बढ़ाने में। अबीर की बातों में निराशा साफ समझ में आ रही थी। जब तुमने अभी उसे जाना ही नहीं है, तो तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो कि वह तुम्हारे मार्ग में बाधा ही बनेगी? त्रिपाठी ने अबीर को समझाना चाहा। इन सब बातों का अब कोई मतलब नहीं रह गया है पापा। मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरी किस्मत का फैसला हो चुका है, पर दिल है कि स्वीकार करने को तैयार नहीं है। मन अभी भी मन नहीं मान रहा है कि यह सब सच है। अबीर ने वापस से खिड़की की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हारा दिल माने या ना माने, पर यही सच है, और इस सच को अब तुम्हें स्वीकार करना पड़ेगा और निभाना पड़ेगा। और इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि तुम्हारे ऊपर कोई जोर जबरदस्ती है। समय लो, अभी निमृत की भी उम्र नहीं है घर गृहस्थी परिवार की, और तुम्हारा भी स्पोर्ट्स का चल रहा है। पता नहीं स्पोर्ट्स का आगे क्या होगा पापा। जब इंसान का मन ही शांत न हो तो वह क्या ही स्पोर्ट्स पर फोकस करेगा। अबीर के मन में उदासीनता साफ समझ में आ रही थी। अपने मन से यह सारी बातें निकाल दो बेटा, ईश्वर जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। त्रिपाठी बोले, मुझे नहीं पता पापा क्या सही है क्या गलत है, पर मैं इतना जानता हूं कि यह शादी अगर मैंने की है तो सिर्फ आपके कारण की है। बाकी मुझे ना ही उस लड़की से कोई मतलब है, ना ही इस शादी से। मेरे लिए यह शादी सिर्फ और सिर्फ इतना है कि रिश्ते को ढाल बनाकर हम उन दोनों लड़कियों को सुरक्षित रख सकते हैं, वरना शायद उनका भाई। कहते कहते अबीर रुक गया। कई बार कुछ बातें परिस्थितियों पर निर्भर होती है। हाँ, मैं मानता हूँ कि निमृत के साथ तुम्हारी शादी अचानक से हुई, परिस्थितियों बदली, पर तुम्हारी शादी तो होनी ही थी, इतना तय था। आज नहीं तो कल होती, क्योंकि मैं अब तुम्हारे जीवन के साथ कोई भी समझौता नहीं कर सकता।
कोई रिस्क नहीं ले सकता था, इसलिए शादी तो होनी ही थी। हाँ, ये बात अलग है कि रिश्ता अचानक से हुआ तो शायद तुम स्वीकार नहीं कर पा रहे हो, पर जब साथ में रहोगे तो एक दूसरे को जानोगे, समझोगे और स्वीकार भी कर लोगे। काश कि यह सब इतना आसान होता पापा, अबीर बोला और वहां से हटकर बिस्तर पर जा लेटा। जानता हूँ आसान नहीं है, मुश्किल तुम्हारे लिए है तो मुश्किल निमृत के लिए भी है, पर कोशिश तो इंसान को करनी ही होती है। आगे भगवान की इच्छा, त्रिपाठी ने खुद से ही कहा, और वह भी जाकर अपने बिस्तर पर लेट गए, पर आंखों में नींद दोनों के नहीं थी। जहां आज अबीर को अपने सपने टूटे हुए नजर आ रहे थे, उसका स्पोर्ट्स में जाना और मेडल लाना जैसे उसे किसी को सपने तरह लग रहा था, तो वही त्रिपाठी इस बात को लेकर परेशान थे कि कल को जब निमृत और सिमरन को लेकर जाएंगे तो अबीर उनके साथ ठीक से व्यवहार करेगा कि नहीं करेगा, वह निमृत को दिल से स्वीकार करेगा कि नहीं करेगा। कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि यह रिश्ता ठीक से ना जुड़ पाए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर ऐसा हुआ तो मैं सुधाकर को क्या जवाब दूंगा। कोशिश मुझे ही करनी होगी। इन दोनों का रिश्ता पूरी तरीके से ठीक होगा, जरूर होगा, और ये दोनों एक दूसरे के सोलमेट जरूर बनेंगे। तो मित्रों, आप सुन रहे हैं सोलमेट, डॉक्टर शैलजा श्रीवास्तव की लिखी कहानी।